हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी आप लोगों का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि कैसे इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और क्या क्या रीजंस रहे हैं जिनके थ्रू इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसी के सीरीज़ में हम आज बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भारत में जो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब विदेशियों का आगमन हुआ। ठीक है, जब फॉरेन रूलर्स या इंडिया में आते हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपका पोर्चुगीज़। ठीक है, और पोर्चुगीज़ के टाइम पर 1556 में पहली बार गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसमें हमने देखा था कि गोवा में उन्होंने एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की थी जहां पर पहली बार भारतीय जो आयुर्वेद है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वहाँ के पादरियों ने पब्लिश की थी। उसके बाद अगर अंग्रेजों के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के टाइम पर पहली बार 1684 में मुंबई में अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था। देन उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने ये सारी चीज़ें की थी। तो ये थोड़ा सा एजुकेशनल ये जो इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड था ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देख लिया है। जब हम फॉरेन एडवेंट देखते हैं तो उसमें हम जब देखते हैं कि पोर्चुगीज़ हैं, डच हैं, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, इनके आने पर उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स में आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसमें सबसे पहले तो एक तो इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, देन व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रेस रेगुलेटरी एक्ट्स, और अगला है आपका वीपीए यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। लास्ट में हम इसे कंक्लूजन देखेंगे। तो जो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा वो आपका प्री और मेंस दोनों के हिसाब से रहेगा। ठीक है, मेंस में आप कैसे आंसर फ्रेम कर सकते हैं, आंसर की फ्रेमिंग क्या रहेगी। जैसे एक फुल लेंथ क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे ये आपका की पॉइंट्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो भारत में जो प्रेस की स्टार्टिंग है हमने पहले ही बात की कि पहली बार आपका 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने स्टार्ट किया था, लेकिन अंग्रेजों ने 1684 में मुंबई में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब प्रेस जो है पहला जो न्यूज़पेपर है वो आपका बंगाल गैजेट था जो इंडिया में पब्लिश किया गया था। इस बंगाल गैजेट को हम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो एडिटर रहे हैं वो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, जिन्होंने 1780 में बंगाल गैजेट या आपका कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से इन्होंने पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किया था। ठीक है, इस समय पे जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उस समय पे गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, और इनिशियली जो है ये प्रेस जो था बिल्कुल आउटस्पोकन था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, इसमें गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसकी पॉलिसीज को ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कर रहे थे। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर्स इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में स्टार्ट होते हैं, जिनमें से कुछ और न्यूज़पेपर हैं जैसे आपका पयामे आज़ादी है जो 1857 में, ठीक है, नाना साहब पेशवा ने स्टार्ट किया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पयामे आज़ादी कब इस पब्लिश किया गया है, किसने किया। तो नाना साहब पेशवा में 1857 में इसे पब्लिश किया था। अगला जो है आपका द हिंदू, ठीक है, और स्वदेश मित्र जिसे सुब्रमण्यम अय्यर ने पब्लिश किया था। अगला एक न्यूज़पेपर है द बंगाली, इसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, इसके पब्लिशर हैं दादा भाई नौरोजी, और ये वॉइस ऑफ इंडिया जो है आपका मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते होंगे। दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पितामह के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, इनकी एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बात किया हुआ है, तो आप उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में और जानकारी लेने के लिए। एक और न्यूज़पेपर था मराठा, ध्यान रखेंगे मराठा जो न्यूज़पेपर है वो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने पब्लिश किया था, और इसकी जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, मराठा न्यूज़पेपर का नाम है, लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, और उसके पब्लिशर थे बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। देन हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस की। प्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या था।
अगर हमारे देश के डेवलपमेंट में, हमारे देश के क्या कहते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था आज़ादी में, जो उसका प्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो न्यूज़पेपर्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अराउजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो राजनीतिक चेतना सो चुकी थी, उस राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए पहले प्रेस का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब किस तरीके की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लड़ रहे थे किसके लिए, फ्रीडम के लिए। फ्रीडम भी देखिए दो तीन, इसमें फ्रीडम में भी क्या है, अलग अलग लोगों के मेंटालिटी होती है, लोगों की अलग अलग तरीके की सोच होती है। एक होता है पॉलिटिकल एजिटेशन, जिसमें हम राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से आज़ादी की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस या सेल्फ फ्रीडम या लिबर्टी। ठीक है, तो एक होता है राजनीतिक बंधनों से मुक्ति, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हम जो ब्रिटिश क्राउन जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा था, उससे फ्रीडम। दूसरा होता है आपका लिबर्टी, जिसमें हम इंटरनली अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की फ्रीडम। तो यहाँ पर सबसे जो मेन रीजन था हमारी गुलामी का, हमारी सोच थी। ठीक है, हम सोच के गुलाम थे। तो यहाँ पर जो प्रेस था उसने हमें न केवल पॉलिटिकल एजिटेशन को क्रिएट करने में, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए प्रमोट किया है, बल्कि इन्होंने देश के जो लोगों के मन में जो विचार थे, ठीक है, गुलामी के जो विचार थे, जो बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम मान लिए थे, उनसे यहाँ पर फ्रीडम की बात की गई है। लोगों का यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारी जो रिच कल्चर थी इंडिया की, ठीक है, उस कल्चर को, उस प्रॉस्पेरिटी को हम फिर से फील करना शुरू कर देते हैं, और हमारे मन में एक जील आता है कि हम अपने आप को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करा पाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो रिच कल्चर था, जो वैदिक एज वाला जो पार्ट रहा है, ठीक है, उसमें हम अपने प्रॉस्पेरिटी को हम महसूस कर पाते हैं। तो इसमें भी प्रेस का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए, दूसरा है टू इनकलकेट नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। एग्जैक्टली जो भी मैंने बात की कि जब आप अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के लोगों से, जो हमारा रिच कल्चर है, जब आप उससे प्रेम करने लगते हैं, तो आपके मन में पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं आती है, आपके मन में राष्ट्रवाद की भावना आती है। ठीक है, राष्ट्र से आपको प्रेम होना शुरू होता है और आप यहाँ पर नेशनलिज्म को डेवलप कर पाते हैं। तो प्रेस ने भी आपको नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में काफी कुछ हेल्प किया है। ठीक है, दूसरा है आपका टू एक्सपोज कॉलोनियल रूल एंड प्रीच डिसलॉयल्टी। जो कॉलोनियल रूल यानी कि जो अंग्रेजों का रूल था, उसे हमने यहाँ पर कॉलोनियल रूल का नाम दिया है। तो कॉलोनियल रूल से अपने आप को फ्री करने के लिए, जो अंग्रेजों की के प्रति जो हमारी मतलब वफादारी थी, उससे क्या कहते हैं, मुक्त कराने के लिए, ठीक है, प्रेस ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एंड टू द मासेस बाय अपोजिंग द अनजस्ट एंड हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस पे वही बात किया है कि अंग्रेजों की जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज थी, जिसमें हमने रैयतवाड़ी सिस्टम देखा था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट देखा था 1793 में, जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का आया था। ठीक है, फिर महालवाड़ी सिस्टम है। तो इन सब चीज अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, जिसके थ्रू इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया गया था, जो नई जमींदारी व्यवस्था इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके अगेंस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट यहाँ पर प्रेस ने लोगों को जगाने का काम किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। इस कारण से प्रेस का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोमोटेड पैट्रियोटिक कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी इसके लिए भी मैं आपका एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा लिटरली डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हम प्रेस के साथ साथ जो एजुकेशन में डेवलपमेंट होता है, वो भी हम आगे अगले लेक्चर सीरीज में बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसके लिए पूरा अलग से लेक्चर हम बताएंगे, लेकर आएंगे, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया में होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे बात करेंगे कि एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है। बट हाँ, इंग्लिश के अलावा जो इंडियन लोकल लैंग्वेजेस थी, जैसे बंगाली है, मराठी है, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर बहुत सारे कहते हैं लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, जिन्होंने भी क्या कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को मजबूती प्रदान की है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, इट कनेक्टेड द मासेस। अब सिंपल सा आप ये समझिए कि न्यूज़पेपर है। ठीक है, जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो सबसे पहले केवल उसी जगह पर तो रहेगा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ये पैन इंडिया में ये मूव करेगा। ठीक है, तो पैन इंडिया में जब इसका मूवमेंट होगा तो वहां पर जो लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है, अब समझ लीजिए विदेश में कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपका कहते हैं रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ,
ठीक है। और दूसरी जगह पे साउथ इंडिया में कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ना केवल डोमेस्टिक लेवल पर, इवन फॉरेन लेवल पर भी, ठीक है, जहां कहीं भी कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैगजीन में छपेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होंगे, जर्नल्स में पब्लिश होंगे, और वो जर्नल्स, न्यूज़पेपर और ये सारी चीज़ जो है आपका बिल्कुल रिमोट एरिया में, जो इंडिया जहां पर इजिली सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब उस रिमोटेस्ट एरिया में भी क्या है ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी, और लोग वहां पर क्या है इन चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उनके मन में ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, ठीक है, कि अगर रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ तो वो किस वजह से हुआ है, क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन हो तो वहाँ से कहते हैं ये लोगों के मन में अवेयरनेस आई कि भैया हम भी अपने देश की आज़ादी के लिए यहाँ पर लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स जो है ये रिमोट एरिया, जो गांव वगैरह के दूर दराज के क्षेत्र से वहाँ पर भी पहुँचते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर लोग उन इन्फॉर्मेशन से अवेयर होते हैं, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये क्या करें, एक दूसरे से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करने के बाद जो यहाँ पर एक जो राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, पेट्रियोटिज्म है, वो यहाँ पर लोगों के मन में डेवलप होगा। तो प्रेस ने सबसे पहला काम क्या किया, इट कनेक्टेड द मासेस, ठीक है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। अब जैसे मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं, ठीक है, साउथ में जो सुब्रमण्यम अय्यर जी हैं, ठीक है, बंगाल में आप देखते हैं दादा भाई नौरोजी हैं, ये अलग अलग रीजन्स में क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से लीड कर रहे हैं। लेकिन अब अगर प्रेस के आने से क्या हुआ कि साउथ की इंडिया का जो व्यक्ति है, ठीक है, जो बिल्कुल गांव में रह रहा है, वो बंगाल में हो रही क्रांति के बारे में उसको इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिलेगी, ठीक है, बंगाल वाले को महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो लोग हैं एक दूसरे से क्या है जुड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की विचारधारा से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अभी हमने देखा इसके पहले कोई देश नहीं था, देश अब बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके पहले क्षेत्रीयता थी, इसके पहले हमारे यहाँ मुगलों का राज था, मुगलों के बाद अलग अलग फॉरेन रूल्स आए, यूरोपियंस आते हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ों को एक्सपेंड किया है। लेकिन अब इन आंदोलनों के माध्यम से, प्रेस के कंट्रीब्यूशन से, एजुकेशनल डेवलपमेंट से हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हो रही है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने उनके कुछ न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, हमने जैसे बात की मराठा है, ठीक है, केसरी है, ऐसे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इन्होंने क्या कहते हैं अंग्रेजों की पॉलिसीज, जमींदारी सिस्टम का विरोध, ये सारी चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, किसान, आपके जो कारीगर हैं, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं, ये सब भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। और जो कांग्रेस जो अंग्रेजों ने, ठीक है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाई थी, अब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है, और इसमें बहुत सारे लोग जो है आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का जो लेक्चर लिया था उस पर भी हमने इस पर बात की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहा आपका टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो इन दीज न्यूज़पेपर्स गवर्नमेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज वर पुट टू क्रिटिकली स्क्रूटिनी। इन न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उन्हें प्रॉपर तरीके से एडिटोरियल में छापा जाता था, ठीक है, उनके बारे में लेख लिखे जाते थे, ठीक है। और ये जो है ये एक अपोजिशन का इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को आज़ादी थी, ठीक है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता था, और इन क्रिटिसिज्म को जो जनता तक पहुँचाया जाता था, और ये बताया गया कि कैसे कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो यहाँ देश में बढ़ रहा है। अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी कैसे उन्होंने भारतीयों के शोषण के लिए इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, चाहे आप एजुकेशनल डेवलपमेंट देखें, प्रेस का डेवलपमेंट देखें, या जो रेलवे का डेवलपमेंट किया है इन लोगों ने, ठीक है, सारा डेवलपमेंट उन्होंने केवल इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया है। जो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी हमने यही बात की है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीय संपत्ति का यूज अपने डेवलपमेंट के लिए किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है प्रेस के माध्यम से लोगों को इनके बारे में जानकारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था, ठीक है, लोगों को ये अवेयर करने में हेल्प करता है, जिससे कि नेशनल मूवमेंट को एक बार और मजबूती मिलती है, ठीक। तो इसके इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ एक्ट्स लाए थे, कुछ यहाँ पर चेंजेस किए थे। उनमें से हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं। तो जो पहला है आपका सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799, 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था, ठीक है। इसको आप देखते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या हैं। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 किसके टाइम पर आया है।
तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब देखिए ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1799 में आया है। ठीक, 1799 में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, उसमें जब 1857 की क्रांति के इंपॉर्टेंट रीजंस पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सब्सिडरी लाइन्स की पॉलिसी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर, जब ये गवर्नर जनरल था उसके टाइम पर 1799 में ये एक्ट आया था। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था क्योंकि अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर एग्जैक्ट राइवल जो थे उसमें फ्रेंच थे, तो फ्रेंच जो है ऐसी कोई भी पॉलिसी इंडिया में, कोई भी जर्नल या कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया में पब्लिश ना करें। ठीक है, तो फ्रेंच को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एग्जैक्टली किसके लिए है, फ्रेंच को कोई भी ऐसी चीज पब्लिश करने से रोकने के लिए सेंसरशिप एक्ट लाया गया था। ठीक, दूसरा जो है आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल कौन है, यहाँ पर गवर्नर जनरल है जॉन एडम्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दिस एक्ट वाज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्टार्टिंग अ न्यूज़पेपर विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस वाज द पीनल ऑफेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना गवर्नमेंट लाइसेंस के यहाँ पर न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं कर सकता था। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से यानी कि ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार जो है ये पहला न्यूज़पेपर था जिसे सस्पेंड किया गया था और इसके ऊपर फाइन लगाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस एक्ट के थ्रू, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। ठीक है, मिरातुल अखबार आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उनके टाइम पर। ठीक है, फिर अगला है आपका प्रेस एक्ट 1835। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिर से वही, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ का जो टाइम था उसके टाइम पर ये एक्ट ऑफ 1835 आया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में आपको बता दूं, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे चार्ल्स मेटकाफ जो है इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, किससे जाना जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, एज ही सीज्ड द अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस व्हिच वर इम्पोज्ड बाय द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट 1823। 1823 में जो भारतीय प्रेस पर कहते हैं, भारतीय जो जर्नलिज्म है उस पर जिन्होंने ये एक्ट लगाया था लाइसेंसिंग पॉलिसीज पर, उसको ये यहाँ पर खत्म करता है। इस कारण से हम क्या बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, अगला जो है आपका बॉम्बे टाइम्स। ठीक है, जिसे हम आज टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, इसकी स्टार्टिंग होती है आपका 1838 में। ठीक है, स्टार्ट करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक है रॉबर्ट नाइट, दूसरा है आपका थॉमस बेनेट। ठीक है, बॉम्बे टाइम्स या आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया आज का है, ठीक है, 1838 में रॉबर्ट नाइट के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। तो प्रेस एक्ट 1835 की ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर का मतलब है आपका लोकल लैंग्वेजेस में जो प्रेस चल रहे थे। ठीक है, उन न्यूज़पेपर्स पर कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के लिए, ठीक है, एक एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे वीपीए, इन शॉर्ट हम इसे क्या बोलते हैं, वीपीए या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, तो उस समय पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पर यहाँ पर इंडिया में एक फैमिन आया था 1876-77 में। ठीक, उसके पहले हम देखते हैं जो इनकी जमींदारी पॉलिसी थी उसके कारण से जो यहाँ के पेशेंट थे, किसान थे, ठीक है, उनको बहुत नुकसान हुआ था। उसी टाइम पर अकाल भी पड़ता है, तो अकाल को इन्होंने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया था। तो ये जो फैमिन आया था उसके मिस हैंडलिंग के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया था। तो इस क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा न्यूज़पेपर के माध्यम से लोग जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसे इन्होंने क्या नाम दिया, सीडिशियस राइटिंग्स। ठीक है, यानी कि वे ऐसे लेख जो क्या कहते हैं लोगों को यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसे इन्होंने क्या बोला, सीडिशियस राइटिंग्स। तो सीडिशियस राइटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, जो पब्लिक ओपिनियन था उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में जो डिसअफेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन जो बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसमें यह था कि जो लोकल लैंग्वेज
जिसके न्यूज़पेपर थे उन पर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इट वॉज मीन्ड ओनली फॉर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स, नॉट फॉर इंग्लिश वंस। ध्यान रखेंगे, बीपीए जो है केवल लोकल लैंग्वेज यानी कि मराठी है, बंगाली है, हिंदी है, इन लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, ना कि आपका इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो प्रोविजन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सारी अथॉरिटी दे दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही यहाँ पर सारे डिसीजंस ले सकता था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज इंटरेस्टेड विद द पावर टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के प्रिंटर और पब्लिशर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपने पास तलब कर सकता था। ठीक है, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में है, और उनके साथ एक अंडरटेकिंग या बोल सकते हैं एक एग्रीमेंट किया जा सकता था कि वे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट नहीं की जाएगी जो लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करे। ठीक है, अंग्रेजों की पॉलिसीज के अगेंस्ट जो यहाँ पर कोई लेख यहाँ पर नहीं छप सकते न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज होलसेल अथॉरिटी। ठीक है, एंड पब्लिशर हैड टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी एंड इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द सिक्योरिटी कुड बी फॉरफिटेड। यहाँ पर आपको एक जमानत राशि जब्त करनी पड़ेगी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी लेख पब्लिश करने के पहले। ठीक है, और अगर ये जो प्रोविजन है यहाँ पर दिए गए हैं बीपीए के, ठीक है, उसका वायलेशन किया जाता है तो आपकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। इफ द ऑफेंस रीअकर्ड, अगर दोबारा ये क्या कहते हैं ये एक्टिविटी की जाती है, दोबारा से क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में अगर पब्लिश की जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से वहाँ के जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजंस थे। अगला जो प्रोविजन है, ऑल द प्रूफ शीट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर टू बी सबमिटेड टू द पुलिस रेदर देन जुडिशरी बिफोर पब्लिकेशन। यानी कि पुलिस जो है यहाँ पर वही यहाँ पर प्रमुख इंपॉर्टेंट अथॉरिटी थी, सारे पावर्स यहाँ पर पुलिस को दे दिया गया था। कोई भी चीज़ आपको पब्लिश करना है उसकी कॉपीज आपको यहाँ पर पुलिस के पास जब सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली होता ही था जुडिशरी के पास करना था, बट यहाँ पर सारी अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है, पुलिस के पास में है, तो पुलिस के पास आपको ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एंड डिसीजंस ऑफ द मजिस्ट्रेट इन सच केसेस वाज कंसीडर्ड फाइनल, नो अपील कुड बी मेड अगेंस्ट सच एक्शंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट बनाए गए थे, जुडिशरी जो का सिस्टम जो बनाया गया था दिखाने के लिए व्यवस्था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हुआ करता था उसका ही डिसीजन जो होगा यहाँ पर बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा। ठीक है, अगला जो प्रोविजन है, तो मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज दैट देयर वाज नो प्रोविजन फॉर अपील एंड देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन यूरोपियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स एंड द लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। ठीक है, भारतीय भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे और जो विदेशी भाषा में यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो स्केप फ्रॉम दीज प्रोविजंस, ठीक है, एक पत्रिका थी, ठीक है, एक न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, ये ध्यान रखेंगे, ये रातों रात अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, इसके पहले ये बंगाली भाषा में था। तो ये आप से एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था, ठीक है, जिसने बीपीए के प्रोविजन से बचने के लिए अपनी भाषा में परिवर्तन करता है। तो ध्यान रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका जो है, ठीक है, ये पहला न्यूज़पेपर था, ये पहले बंगाली भाषा में पब्लिश किया जाता था। बीपीए एक्ट आने के बाद इसने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। काम तो हम करके रहेंगे चाहे इंग्लिश में ही करना पड़े। ठीक है, और अंग्रेजों ने काम ये भी अच्छा किया था कि जो इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने प्रमोट किया था, उस इंग्लिश एजुकेशन के प्रमोट करने से भारतीयों में भी इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई थी। और आपको पता है कि हम भारतीय बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, तो हमने भी इंग्लिश भाषा को सीखा और उसी से को एक हथियार बनाकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में काम आता है। ठीक, अगला है पब्लिकेशन ऑफ सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश जो एक न्यूज़पेपर था, इसे 1800 इसको सस्पेंड कर दिया गया था, बाद में दोबारा से 1880 में रीअपियर होता है। तो ये बीपीए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है, फिर बीपीए के बाद एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। ठीक है, इस ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये एक्ट आया था। ठीक, और जो भारत में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, उसमें हम देखते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे। तो उसके साथ में देश में बंगाल वगैरह में क्या कहते हैं, कुछ क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आती है, कुछ रिवेलियंस थे जिन्होंने आर्म्ड रिवेल्स स्टार्ट कर दिए थे। तो इस तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी थी उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है,
अब ये यहाँ पर एक नया एक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, ठीक है। तो दिस एक्ट गेव द पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कन्फिस्केट द प्रेस प्रॉपर्टी इफ इट पब्लिशेस एनी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ भी यहाँ पर पब्लिश करता है तो इस एक्ट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये राइट्स दे दिए गए थे, ये पावर दे दी गई थी कि उनकी सारी की सारी संपत्ति को वो यहाँ पर जब्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपील अगेंस्ट द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डन इन हाई कोर्ट विद इन 15 डेज। केवल 15 दिन के भीतर हाई कोर्ट में, ठीक है, किसके खिलाफ? केवल प्रॉपर्टी के कन्फिस्केशन के अगेंस्ट ही अपील की जा सकती थी, ना कि न्यूज़पेपर के लिए। ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। वंदे मातरम, सांध्य, युगांतर, ऐसे कुल टोटल आपके 9 न्यूज़पेपर थे, ठीक है। इन सबको यहाँ पर न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908 के थ्रू कैंसिल किया है, सस्पेंड कर दिया गया था। अगला जो हमारा एक्ट है, सॉरी एक कमेटी है, सप्रू कमेटी आई थी, ठीक है, 1921 में तेज बहादुर सप्रू के लीडरशिप में, ठीक है। ये जो है आपका वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वह उसके मेंबर थे, उनके लीडरशिप में कमेटी आती है। इस कमेटी ने ये कहा कि जो वर्किंग पॉलिसी है इंडिया में प्रेस के से रिलेटेड, उसके रिव्यू के लिए इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी 1921 में है, ठीक है। और इसी के रिकमेंडेशंस पर आपका जो ये न्यूज़पेपर एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 जो था, इसे रिपील कर दिया गया था, यानी कि वापस ले लिया गया था। तो आपसे यहाँ पर सप्रू कमेटी से आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कमेटी कब स्टैब्लिश की गई है? 1921 में स्टैब्लिश की गई है। चेयरमैन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्रेस लॉज इन इंडिया। भारत में जो प्रेस लॉ काम कर रहे थे उनका रिव्यू करना। और जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन्हीं के थ्रू न्यूज़पेपर एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 जो है रिपील कर दिए गए थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्रू कमेटी से रिलेटेड। अगला जो एक्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1931 है, ठीक है। इट वॉज इनेक्टेड टू गिव पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आप ध्यान रखेंगे 1931 ये वो समय है जब गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इस समय पर जो गवर्नर जनरल था यहाँ पर आप देखते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता भी होता है। गांधी जी ने 11 मांगे मानी थी, एक भी मांग नहीं भरी गई थी इनकी, ठीक है। फिर भी ठीक है, आप लिंक कर सकते हैं चीजों को। आप ये यहाँ पर याद रखेंगे कि इंडियन प्रेस एक्ट 1931 है, ठीक है। किसके टाइम पर आया है? लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया है। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था उसको सप्रेस करने के लिए पॉलिसीज बनाना, ठीक। अगला है आपका नेशनल हेराल्ड। आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में भी चर्चा में रहा है। जब कभी भी कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात आती है, गांधी परिवार की बात आती है, तो नेशनल हेराल्ड काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके ऊपर सोनिया गांधी जी और राहुल जी के ऊपर कई बार केसेस भी लगाए गए हैं, ठीक। वो सब बात की बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड स्टार्ट किया था। कहाँ से? लखनऊ से स्टार्ट किया था, जिससे कि भारतीयों की जो आज़ादी है उसको यहाँ पर प्राप्त किया जा सके, ठीक है। इसका एक हिंदी एडिशन था जिसे हम नवजीवन के नाम से जानते थे। ये नवजीवन जो है महात्मा गांधी ने ये नाम दिया था, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड का हिंदी वर्जन जो है, हिंदी एडिशन है, उसका नाम क्या है? आपका नवजीवन है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? 1938 में हुई है। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। कहाँ से किए हैं इन्होंने? लखनऊ से किया है। अगला जो है पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पेपर को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत होती है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को बैन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन्होंने इस न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया, ठीक है। और कुछ पेपर्स और थे जिनको 1940 पे भी इन पर बैन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भारत में अंग्रेजों के टाइम पर जो प्रेस का डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, की इन्फॉर्मेशंस रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये नंबर, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनका नंबर दिया हुआ है, उस पर आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर यही पीडीएफ आपको मतलब जो स्लाइड हमने यहाँ पर देखी उसका पीडीएफ पर ले लेना है तो आप मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टर सर का ही मेल है, मेल आईडी है, ठीक है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सेम नंबर पर। तो आपके जो ओपिनियन हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। आपको लगता है कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।